हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स पर। दोस्तों, आज मेरे कुछ दोस्त एग्ज़ाम दे करके आ गए हैं, ठीक है। और मैंने लगभग 20 से 25 जो कैंडिडेट्स हैं उनसे बात की है और उस बेसिस पे एक एनालिसिस जो किया है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और आज 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए हैं दोस्तों, तो मैं आपको उन तीनों शिफ्ट का एक मिला कर के जो कंक्लूज़न है वो देने की कोशिश करूँगा इस वीडियो में, ताकि जो बाकी लोग हैं जिनका कल एग्ज़ाम होना है और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं जिनका बाद में 25 के बाद एग्ज़ाम होना है, तो वो भी उसी हिसाब से प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। तो हम बात अगर करते हैं पार्ट ए की, स्टार्टिंग से बात करते हैं दोस्तों। पार्ट ए की बात करें तो दोस्तों पार्ट ए में जैसा मैंने आपको बताया था 20-20 क्वेश्चन आएंगे ईच सेक्शन। और कितने क्वेश्चन सेक्शंस आते हैं इसमें, इसमें आपके 5 सेक्शंस आएंगे, ठीक है। 5 सेक्शंस में आपको बता दिया था कि पहला सेक्शन जो होता है एक जीके का है। सेकेंडली जो सेक्शन है वो एप्टीट्यूड और या रीजनिंग का है, रीजनिंग है एक। थर्ड जो है दोस्तों वो आपकी, ठीक है, मैथमेटिकल आप कहें या एप्टीट्यूड बोलें एक ही बात है। फोर्थ आपका इंग्लिश रहता है, ठीक है। और जो लास्ट है दोस्तों वो रहता है हिंदी का। तो इस तरीके से ये 20-20 क्वेश्चंस जो है पार्ट ए में इनके आते हैं। पहले बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज यानी जीके की। तो इसमें देखो देखो दोस्तों, इसमें जो स्टैटिक जीके थी है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे करके आए हैं उन्होंने बताया है कि जो स्टैटिक जीके है वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए रेदर देन करंट। जो करंट जीके है उससे मुश्किल, स्टैटिक से अगर मैं बात करूँ तो लगभग 17 क्वेश्चन स्टैटिक से हैं, तबकि करंट अफेयर्स से 3 क्वेश्चन है केवल, और वो भी जुलाई मई से लेकर के जुलाई तक के बीच में पूछे गए थे, ठीक। अब इसमें क्या है कि स्टैटिक जीके के अंदर ना कुछ क्वेश्चंस दोस्तों आपके इस तरीके की भी थे कि साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन जो होते हैं, एक जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चन, ठीक है, वो भी पूछे गए इसमें, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस वाले क्वेश्चंस भी इसमें पूछे गए, ठीक है। जैसे कि पूछा गया था कि इमली में कौन सा एसिड होता है ना, टार्टरिक एसिड। तो ये एक जनरल क्वेश्चन था जो स्टैटिक जीके में पूछ लिया गया। इसके अलावा हिस्ट्री के क्वेश्चंस थे दोस्तों, है ना। 3 से 4 लगभग क्वेश्चन हिस्ट्री के थे, ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, आपको जीके में ही अलग से बता देता हूँ, ठीक है। देख लेते हैं जीके में। मैं बात करूँ हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया था आपके कि भाई महाराजा अधिराज किसे बोला गया, है ना। तो ये एक क्वेश्चन पूछा गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा मॉन्यूमेंट्स पे भी क्वेश्चन आए एक दो। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपसे कि इसमें साइंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस साइंस से रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। जैसे मैंने आपको एक टार्टरिक एसिड वाला बताया, है ना, इमली वाला। इसके अलावा जो बजट है, ठीक है, जो इस बार बजट था उससे भी क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। इसे आप करंट में रख सकते हैं, ठीक है। तो यानी इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन आए थे, किस तरीके का बजट हमारा था ये पूछा गया था। और फिर पॉलिटिकल साइंस से दोस्तों हमेशा कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछ लिया जाता है कि भाई एजुकेशन के ऊपर पैराग्राफ आर्टिकल पूछ लिए जाते हैं कि भाई आर्टिकल इसमें कौन सा वो आता है, या फिर एजुकेशन फॉर ऑल बताइए कौन से आर्टिकल के अंदर आता है। इसके अलावा आज पॉलिटी से जो क्वेश्चन पूछा गया उसमें ये भी था कि भाई जब हमारा पहला गणतंत्र दिवस मनाया गया तब उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। एक क्वेश्चन दोस्तों ये भी ध्यान रखना, डेज़ वगैरह के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे कि भाई इंटरनेशनल वीमेन डे कब मनाया जाता है, ऐसे इंटरनेशनल लेबर डे वगैरह। तो आपको ये चीज़ें थोड़ा ध्यान में रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसके अलावा नेशनल पार्क वगैरह आप ध्यान रखिएगा, वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और मैं बात करूँ करंट अफेयर की, तो मैंने बताया आपको कि करंट अफेयर इसी ईयर का कर लीजिएगा, है ना। इस ईयर की जो है मतलब 2021 का ही, वही अब तक का जो है जुलाई तक का, अगस्त तक का, उसमें से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। बात करते हैं सेकंड पार्ट यानी कि रीजनिंग की। तो देखो दोस्तों, रीजनिंग के अंदर रीजनिंग जो है एवरेज थी, है ना। एवरेज क्यों, ईजी थी, और कहिए तो आप ईजी थी, है ना। इजी टू एवरेज बोले, यानी एवरेज अगर मैं कहूँ तो 6 क्वेश्चन एवरेज, बाकी 14 इजी क्वेश्चन थे। इस तरीके की रीजनिंग आई है। रीजनिंग में किस तरीके की आपको देखो तैयारी करनी है, मैं ज़्यादातर देख रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर का भी देखा, 14 का भी देखा। तो रीजनिंग में जो एक तो आपके जो क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से आते हैं, है ना।
कोडिंग डिकोडिंग से कि भाई इस अल्फ़ाबेट को ये नंबर दिया गया है तो इसका क्या होगा। सेटिंग अरेंजमेंट से ज़रूर क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, सेटिंग अरेंजमेंट आप अच्छे से कर लीजिएगा, इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। 1 से 2 क्वेश्चन सेटिंग अरेंजमेंट पे आ जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग पे। इसके अलावा हमेशा वेन डायग्राम से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वेन डायग्राम्स ज़रूर करके जाना दोस्तों। एम्बेडेड डायग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, वेन डायग्राम्स आ जाते हैं। इसके अलावा आप देखें तो एनालॉगी के ऊपर क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे एनालॉगी होती है ना भाई, जैसे हनी को स्वीट दे दिया तो इसको क्या देंगे, ठीक है। एनालॉगी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा अल्फ़ाबेटिकल या नंबर बेसिस जो होती है कोडिंग डिकोडिंग, उस पर ही क्वेश्चंस ज़्यादातर रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग इजी थी, आप लोग आराम से कर लेंगे इसे, ठीक है। कोशिश करना रीजनिंग में जितने मैक्सिमम 19-20 क्वेश्चन पूरे रीजनिंग में मार के आने। 1-2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो एट द टाइम स्ट्राइक ना करें, रीजनिंग स्कोरिंग रहेगी दोस्तों, है ना। चलिए अब नेक्स्ट पोर्शन की बात कर लें। नेक्स्ट आता है जो सबसे टफ आपको लगता है बायोलॉजी स्टूडेंट्स को, स्पेशली मैथ्स वाला पोर्शन है, एप्टीट्यूड बोलिए आप, एप्टीट्यूड, है ना। देखिए इस बार जो एप्टीट्यूड था वो भी इजी ही आया था, ठीक है, लेकिन क्योंकि आप बायोलॉजी स्टूडेंट तो मैं एवरेज ही बोलूँगा। इजी तो उनके लिए है जो भाई बैंक वगैरह सीजीएल वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए तो सच में आसान है, लेकिन जो हमारे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं एवरेज बोलूँगा। इसमें सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के ऊपर पूछे जाते हैं, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ आए हुए हैं। इसके अलावा सेकेंडली मैं बात करूँ तो दोस्तों ये ज़रूर देख के चलिएगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। तीसरा जो सबसे ज़्यादा है भैया, रेशियो से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितनी मेरी बात हुई है, रेशियो प्रपोर्शन से बहुत क्वेश्चन आए, इसको आप छोड़ के नहीं जाना, रेशियो प्रपोर्शन से बहुत क्वेश्चन आए। इसके अलावा वाटर और ट्यूब वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि भाई एक पाइप है जिसने 4 घंटे में ये टब भरा, बताइए 2 पाइप मिल करके कितने में भरेंगे। इस तरीके के पाइप वाले जो क्वेश्चन, पाइप वाटर वाले क्वेश्चन जो रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। रेशियो प्रपोर्शन में वो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों कि भाई इतना वाटर है, इतना मिल्क है ना, फाइनल ये इतना ऐड कर दिया इनमें, फाइनल प्रपोर्शन बताइए क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे गए हैं दोस्तों, है ना। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, एलसीएम और एचसीएफ से बेसिक क्वेश्चन, इनके फॉर्मूले, है ना, ये ज़रूर पढ़ लेना दोस्तों, है ना। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एलसीएम एचसीएफ। स्टैटिस्टिक्स से कोई क्वेश्चन नहीं आया, वहाँ करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको कुछ पार्ट्स बताए ये कर लें। इसके अलावा दोस्तों अब हम बढ़ते हैं इंग्लिश पोर्शन की तरफ। देखो दोस्तों, मैंने जैसा आपको बोला था कि एक तो पैराग्राफ आता है ना, तो पैराग्राफ, अनसीन पैसेज जो है उसमें से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। कितने? 5 क्वेश्चंस। तो पहले क्वेश्चन देखो फटाफट और फिर पैसेज की तरफ पढ़ना। ये एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी, ये नहीं पूरा पैसेज, क्योंकि टाइम कम है, पैसेज पढ़ना नहीं, क्वेश्चंस देख लेंगे आप। इसके अलावा दोस्तों जो इसमें पूछे गए इडियम फ्रेज पूछे गए हैं, जो कि पूछे जाते हैं नॉर्मली हर एग्ज़ाम में ही। इसके अलावा दोस्तों कंजंक्शन, ठीक है, सेंटेंसेस को जोड़ने वाले हैं, एरर है, ये पूछे गए हैं। एंटोनिम सिनोनिम पूछे जाते हैं, एंटोनिम और सिनोनिम पूछे गए हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं। तो ये सारी चीज़ें पूछी गई हैं किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर, ठीक है। एरर फाइंडिंग काफ़ी क्वेश्चन आए थे, लगभग 3 क्वेश्चन तो एरर फाइंडिंग से ही आ रहे हैं, ठीक है। एक मिसिंग वर्ड का भी देख लेना आप, मिसिंग जो होते हैं वो भी आए हैं। तो इस तरीके का इंग्लिश का एग्ज़ाम आया हुआ है, ये चीज़ें पूछी गई हैं दोस्तों। आज बात करूँ दोस्तों हिंदी की, तो दोस्तों हिंदी में मुहावरे, ठीक है, मुहावरे पूछे गए हैं, मुहावरे लोकोक्तियाँ वगैरह। सेकंड जो है वो पूछे गए हैं तत्सम तद्भव, है ना, तत्सम और तद्भव हमेशा ही पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो पूछा गया है वो पूछे गए हैं विलोम शब्द, है ना, समानार्थी और विलोम शब्द ज़रूर आते हैं, ये पूछे गए हैं, ये आप कर लेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप कहें कि समास, ठीक है, समास पूछे गए हैं दोस्तों, समास भी कर लेंगे ध्यान से। एक कर लेंगे उपसर्ग और प्रत्यय, ठीक है, उपसर्ग और प्रत्यय पूछे गए हैं, ठीक है, ये भी पूछे गए हैं। आज के पेपर में ये था दोस्तों, है ना। अब एक ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो जो पार्ट ए था दोस्तों, पार्ट ए के अंदर जो डिफ़िकल्टी लेवल था वो रहा आपका एवरेज, ठीक है, यानी कि जो 100 क्वेश्चंस थे उसमें से आप कह सकते हैं जो बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन थे वो लगभग 30 थे, है ना, जिसमें बिल्कुल इजी, यानी कि एक बारी में देखा बिना टाइम वेस्ट किए कर दिया। एवरेज जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो लगभग 50 क्वेश्चन एवरेज थे और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन 20 थे, है ना। इस तरीके का रेशियो यहाँ पर बना है। और
ये मुझे बताया है जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे करके आए हैं उन्होंने। बाकी अगर मैं बात करूं जनरल, तो हिंदी इजी थी, ठीक है, इंग्लिश भी आसान थी, थोड़ा बहुत जो जीके वाला पोर्शन है वो मैं कहूँगा उसमें 2-3 क्वेश्चन टफ थे, और 1-2 क्वेश्चन आपको लग सकता है मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में कुछ टफ क्वेश्चंस रहे हैं। बाकी अगर ऑन एन एवरेज बात की जाए तो अगर जिसने जनरल तैयारी की है, मुझे लगता है पार्ट ए में 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना एक गुड अटैम्प्ट रहेगा दोस्तों। एटलीस्ट 80 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करना एक गुड अटैम्प्ट रहेगा। बात करें दोस्तों पार्ट बी की, बात कर लेते हैं जो अपना मेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है दोस्तों। तो पार्ट बी में दोस्तों हम बात करें सबसे पहले फिजिक्स की। हाँ जी, फिजिक्स की। फिजिक्स में सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए ऐसा लोगों का कहना है बायोलॉजी की अपेक्षा। क्यों? क्योंकि पहले क्या था एग्ज़ाम में, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो 20-20 क्वेश्चन अलग अलग सेक्शंस में आते थे, लेकिन इस बार मिक्स थे सारे क्वेश्चंस, है ना, दे ऑल वर मिक्स। और इसमें देखने में आया कि जो फिज़िक्स थी, जैसा मैंने आपसे पहले भी बोला था, अभी मैंने कल ही फिज़िक्स के लिए वीडियो डाला था कि भाई क्या क्या मेन आपको पढ़ना है दोस्तों। जो मैं अब तक कहते आ रहा हूँ, डे 1 से अब तक जो कहते आ रहा हूँ वही सही हुआ। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट दोस्तों, है ना। इवन फिगर उठा ली गई है एनसीईआरटी से, आप सोच के चलिए, एनसीईआरटी की फिगर यूज़ की गई हैं। और जो आपका ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, उससे मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया के डायग्राम्स तक उठा लिए गए हैं, जो मैं रात आपसे डिस्कस कर रहा था कि डिफेक्ट्स ज़रूर करके जाइएगा, कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कौन सा, ठीक है, यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ें पूछी गई फिज़िक्स में। फिर एक बार मैं बता दूं आपसे, मैंने आपसे बोला था रात कि सबसे ज़्यादा ऑप्टिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वही सही हुआ। ऑप्टिक्स से दोस्तों 5 से 6 क्वेश्चंस थे श्योर शॉट, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन कम नहीं होते दोस्तों। ऑप्टिक्स से 5 से 6 क्वेश्चंस थे, उसमें मैग्नीफिकेशन के ऊपर क्वेश्चन थे, फोकल लेंथ के ऊपर क्वेश्चंस थे कि भाई इमेज कहाँ बनेगी बताइए, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ रखा है तो। इस तरीके के जो जनरल क्वेश्चंस एनसीईआरटी में गिवन हैं वो थे दोस्तों। और एनसीईआरटी केवल 9th और 10th से क्वेश्चन थे, एक भी क्वेश्चन जो है आपका फिजिक्स 11th-12th की नहीं थी, है ना। 11th-12th से क्वेश्चंस थे ही नहीं दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस कहाँ से थे, 9th-10th से। कल बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे कह रहे अरे सर ग्रेजुएशन का तो नहीं आ जाएगा, मैथ्स में पेपर हुआ था सर, ग्रेजुएशन का आ गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का आ गया। मैंने आपसे बोला था कि भाई बायोलॉजी में, केमिस्ट्री फिजिक्स में ऐसा संभव नहीं है। उसका रीज़न भी आपको मैंने बताया था कि भाई जो मैथ्स वाले बंदे हैं वो अगर 10th में मैथ पढ़ रहे हैं, 12th में भी मैथ पढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन में भी मैथ पढ़ रहे हैं। लेकिन यहाँ नहीं है ऐसा। यहाँ पर अगर कोई बायोलॉजी 10th तक पढ़ रहा है तो उसके पास 11th-12th में तो बायो नहीं है ना। तो 11th-12th अगर ग्रेजुएशन लेवल की मतलब सॉरी बायोलॉजी अगर ग्रेजुएशन लेवल की दे देंगे तो बंदा तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सभी चीज़ों का ध्यान रखते हैं। या कोई मान लीजिए फिजिक्स है, जिसने 12th तक फिजिक्स पढ़ी है, ग्रेजुएशन में उसके पास जेडबीसी है, तो ग्रेजुएशन नहीं पूछ सकते। इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ दोस्तों, पहले भी बोला था कि एनसीईआरटी ही फोकस कर रही है। 9th-10th की एनसीईआरटी पूछी गई थी, ऑप्टिक्स से 5-6 क्वेश्चन। इसके अलावा दोस्तों मैं बात करूं, आपसे ईएमएफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। देखा आ गया ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसकी यूनिट पूछी गई थी, बताइए वोल्ट होती है ईएमएफ की यूनिट, है ना। तो ये सब चीज़ें पूछी गई, ऑप्टिक्स से तो क्वेश्चन थे। इसके अलावा देखिए आपका जो एमीटर है वो कहाँ लगता है। मैंने आपसे 2 ही टॉपिक बोले थे देखो 10th में, मैंने बोला था ऑप्टिक्स नहीं छोड़नी है और एक आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं छोड़ना है। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि इन दोनों से लगभग मिला करके पूरी फिजिक्स में 10 से 12 क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो बहुत ज़्यादा होते हैं दोस्तों, है ना। तो ये तो 10-12 क्वेश्चन आपके यूं ही सही हो जाते हैं अगर केवल आप ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रिसिटी देख के चले जाते, 10-12 तो ऐसे ही मिल गए, ठीक। इसके अलावा एक मैंने आपसे बोला था कि भाई डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा पैरेलल यूज़ किया जाता है ना, सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट कैसा होता है, ये पूछा गया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का एग्जांपल पूछा गया आज एग्जाम में, है ना। तो लॉज ऑफ मोशन से भी क्वेश्चन थे, है ना, लॉज ऑफ मोशन से क्वेश्चन थे, ठीक है। ऑप्टिक्स से क्वेश्चंस थे, इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन थे, ठीक है। और लेंस फार्मूला, मिरर फार्मूला जैसे मैंने बताया उस पर आएंगे क्वेश्चन, आए थे डेफिनेटली क्वेश्चन आए थे। इसके अलावा देखो दोस्तों 1-2 क्वेश्चन आपका साउंड से भी आया कि भाई फ्रीक्वेंसी की यूनिट बताइए, है ना, हर्ट्ज हो गई, है ना। तो ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, भाई साहब केवल आँख से क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन केवल आई से पूछे गए थे, केवल आई से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे दोस्तों। ऑप्टिक्स का ही पार्ट मानूंगा उसे भी मैं, तो इसे मैं अलग बता रहा हूँ। 5-6 तो ऑप्टिक्स के वैसे हो गए और 4 सोचो आप इधर आई से हो गए। इतने क्वेश्चंस पूछे गए लगभग, यानी कि आधा पोर्शन
केवल इन्हीं 3 टॉपिक्स ने कवर कर लिया, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और आपका लॉज ऑफ मोशन। इन्हीं से इतने सारे क्वेश्चन आ गए दोस्तों। तो आप लोगों को जो आगे एग्ज़ाम देने वाले हैं, फिर बता दूं भैया, ये मत छोड़ करके जाना, ठीक, बाकी कुछ भी छोड़ देना, फिजिक्स में ये मत छोड़ना। बात कर लेते हैं दोस्तों केमिस्ट्री की, ठीक है, केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों केमिस्ट्री के अंदर आपके जो क्वेश्चंस आए हैं वो बेसिकली एसिड बेस सॉल्ट से बहुत क्वेश्चन आए, जैसा मुझे पता लगा है। BSO4 का कलर पूछ लिया गया था। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत बेसिक क्वेश्चन आए हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ मैं फिर बता दूं, 9th-10th की NCERT से ही आए हैं। इसमें भी केवल NCERT आई है 9th-10th, है ना, केवल NCERT 9th-10th की। इसके अलावा कुछ आया ही नहीं है। जो मैंने आपको पहले भी बोला था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आई है, वो भी 10th की लेवल की आई है ना। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए मैंने बोला था कि क्वेश्चन आ सकता है, आ गया। जो जो आपको बताया था सारा वही आया है ना। साल्ट ब्रिज से क्वेश्चन आ गया, बताइए। मेटलॉइड पूछा गया था, वो आ गया क्वेश्चन, मेटलॉइड से क्वेश्चन आ गया। मेटलर्जी में बोल रहा था मैं कि भाई एक तो सॉरी, मेटलॉइड में बोल रहा था कि सीरीज़ याद रखिएगा, मेटलॉइड कौन सा है, इसमें से ही पूछ लिया गया। इसके अलावा कोरोजन डेंसिटी मैंने बोला था आपसे, वो क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। ऑक्सीडेशन किस में होता है, किस में नहीं होता, इन दोनों में से ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा एक्वारीजिया पूछा गया, ठीक है, एक्वारीजिया पूछा गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया कि भाई सोप डिटर्जेंट से, मैं बोल रहा था आपसे सोप डिटर्जेंट करना, तो उसमें क्या है, परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए मेथड पूछा गया। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे रिमूव करोगे आप, क्या यूज़ करोगे, ठीक है। टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस के ऊपर क्वेश्चन आ गया, ठीक। तो ये क्वेश्चंस भैया केमिस्ट्री से पूछे गए। आपसे फिर बता रहा हूँ, जो 9th-10th की केमिस्ट्री है केवल वही पढ़ के चले जाइए। मेटल नॉन मेटल से क्वेश्चन आए थे दोस्तों, है ना। तो ये ही टॉपिक मैंने आपको बताए थे अपने वीडियो में कि भाई इतना इतना कर जाओ। और तो और मैंने आपको 9th-10th की तो बुक NCERT में टिक लगवाए थे, टॉपिक टिक लगवाए थे आपसे। एक बार फिर वो वीडियो देख लेना भाई साहब, एक बार फिर उनको टॉपिक को देख लेना, अगर किसी को विश्वास नहीं हो रहा हो तो। बहुत सारे लोग कह रहे थे सर ग्रेजुएशन का आ गया, तो मैंने 100% गारंटी लगी कि नहीं आएगा भैया, ग्रेजुएशन का आ ही नहीं सकता। अब तो आपको यकीन हो गया होगा दोस्तों। अब भी अगर यकीन नहीं हुआ तो भाई कुछ नहीं कर सकता मैं। चलिए अब फाइनली बायोलॉजी भी देख लेते हैं। आपको मैंने एक ऐसा टॉपिक था दोस्तों जिसके कम से कम मैंने आपको 8 से 9 वीडियो, है ना, बना के दिए। और याद अगर आपको हो तो वो था सेल बायोलॉजी, याद है आपको? जी हाँ, सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए इससे, ठीक है। इसमें कुछ क्वेश्चन बायोलॉजी में 11th-12th स्टैंडर्ड के रहे हैं। 11th-12th के क्वेश्चंस बायोलॉजी के ज़रूर थे। फिजिक्स केमिस्ट्री में एक बार फिर बता दूं, 11th-12th से नहीं आई है, 9th-10th से आई है। बायोलॉजी भी मोस्टली 9th-10th से ही आई है। लेकिन हाँ, मैं अगर कहूँ 100% बायोलॉजी में से केवल 30% जो क्वेश्चन थे, 20 से 30% वो 11th-12th से आए। बाकी इसमें भी 60-70% जो है, सॉरी 70-80% जो है वो कहाँ से आया है, 9th-10th से ही आया है ना। तो ये भी ईजी था। तो क्या पूछा गया है भैया बायोलॉजी में? बायोलॉजी में आपसे बेंगोल टेरर पूछ लिया। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, मैंने आपको बताया एक तो सेल बायोलॉजी से मैक्सिमम है, सेकंड नंबर पर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से पूछे गए क्वेश्चन, है ना। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसमें हाँ किंगडम वगैरह वाले ध्यान रखना भैया, किंगडम किसने कौन सा दिया, ठीक है, और किस बेस पे किसका क्लासिफिकेशन किया गया वो। इसके अलावा भैया बायोटेक से क्वेश्चन बहुत कम थे, है ना, ज़्यादा देखने को नहीं मिले, है ना। इवनिंग वाली शिफ्ट में तो बिल्कुल भी नहीं थे बायोटेक से। इसके अलावा DNA RNA के ऊपर क्वेश्चन थे, ठीक है। एक पैथोजन के ऊपर क्वेश्चंस थे भैया, ठीक है। तो एक तो डिजीज़ वाला चैप्टर देख लेना, ठीक है, कौन सी बीमारी किससे होती है, इससे ऊपर क्वेश्चन, इसके क्वेश्चंस थे, ठीक। और भैया सेल बायोलॉजी नहीं छोड़ना, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, सेल बायोलॉजी नहीं छोड़नी किसी भी हाल में, है ना। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके रहे हैं। दोस्तों कुल मिलाकर के मैंने जितना आपको बताया था, ठीक है, वो सारा है। एक बार जो मेरी सेल बायोलॉजी वाली सीरीज़ है वो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों। बाकी जो टारगेट टेस्ट सीरीज़ है उससे बहुत हेल्प मिलेगी। मैंने अभी देखा कि टारगेट टेस्ट सीरीज़ से लगभग जो मेरी अभी बात हुई है कैंडिडेट से, लगभग 10 क्वेश्चंस पूरी टारगेट टेस्ट सीरीज से 10 क्वेश्चन डायरेक्ट आए हैं दोस्तों, डायरेक्ट आए हैं 10 क्वेश्चन, 110%, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर देख लेगा, ध्यान रखिएगा दोस्तों। आपकी जो प्रैक्टिस है MCQs की, उसमें स्पीड आपको ध्यान रखनी है अपनी, है ना। अब मैं कंक्लूज़न की बात कर लेता हूँ, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा।
दोस्तों पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, मैंने बताया कि पार्ट ए ऑन एन एवरेज था, ठीक है, और पार्ट बी दोस्तों इजी था, है ना, पार्ट बी वाज इजी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पैडागोजी की भी मैंने क्वेश्चन अभी लगाए नहीं, आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन 90 थे, और इसमें 10 क्या थे दोस्तों, पैडागोजी का सेक्शन अलग था, है ना, ये 10 पैडागोजी के थे, 90 आपके सब्जेक्ट थे। अब मैं बता दूं आपको कितना कितना प्रोपोर्शन फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी वैसे इक्वल था। किसी भी कैंडिडेट ने मुझे एग्जैक्ट ये नहीं बताया, क्योंकि आप गिन नहीं पाते वहाँ पे क्वेश्चन, किसी कैंडिडेट ने ये नहीं बताया कि सर इतने इतने एग्जैक्ट क्वेश्चन आए थे, लेकिन जो अनुमान है दोस्तों वो ये है कि तीनों बराबर आए थे, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों ही बराबर आए थे, यानी कि 25-30 क्वेश्चन, 25 से 30 क्वेश्चन फिजिक्स में, 25 से 30 केमिस्ट्री में और 25 से 30 बायो में क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा मतलब 30-30-30 क्वेश्चन तीनों में लगभग आपके 90 क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं। हाँ, हर शिफ्ट के हिसाब से या आगे जो पेपर हों उसमें हो सकता है फिजिक्स थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा हो जाए, या केमिस्ट्री ज़्यादा हो जाए, या बायो ज़्यादा हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको चीज़ क्या ध्यान रखनी कि अगर आपको पार्ट बी अच्छे से देना है तो 9th 10th की एनसीईआरटी चार्ट लीजिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात आती है टाइम मैनेजमेंट की दोस्तों। मेरे जो दोस्त जिनका सिलेक्शन लगभग वो श्योर बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सर पार्ट ए जिसने अच्छा किया है, क्योंकि पार्ट बी तो इजी है, सबके लिए इजी है, ये तो सभी मार के आ रहे हैं, जो पार्ट ए है ये डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है इस बार। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें आपको एटलीस्ट मैंने बताया 80 क्वेश्चन तो इसमें करने ही करने हैं, और पार्ट बी में दोस्तों 90+ आपको मारने ही होंगे, यानी कि टोटल 170 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है, 170+, तब जाके आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे यहाँ पर, क्योंकि पेपर ये आसान आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा मैं आपसे बात करूँ टाइम कितना देना है पार्ट ए में, ठीक है, मैं बता दूँ आप लोगों को, पार्ट ए में आप लगभग 1.25 घंटा दीजिए, ठीक है, और पौन घंटा इसमें दीजिए, यानी कि मैं आपसे अगर 2 घंटे की बात कर रहे हैं आप, तो इसमें जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने लगभग 1 घंटा 15 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट इसके लिए दिए हैं, ठीक है, और बाकी का जो टाइम है, ठीक है, वो इसको दिया है 40 मिनट लगभग यहाँ दिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप करेंगे। कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन कम ही आए हैं दोस्तों, ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर रिव्यू वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ पे जब आप ऑनलाइन एग्जाम देते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे आप रिव्यू में डाल देते हैं, ठीक है, 3 कलर के आपको दिखाई देते हैं, जिसे आप सेव नेक्स्ट करते हैं वो ग्रीन दिखाई देता है, जिसे आप अटैम्प्ट ही नहीं करते वो रेड दिखाई देता है, और जिसे आप रिव्यू के लिए छोड़ देते हो टिक लगा के वो पर्पल दिखाई देता है। पर्पल काउंट नहीं होंगे, मैंने इसीलिए आपसे प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है कि सेव एंड नेक्स्ट करना है ना, ऐसा नहीं रिव्यू के लिए डाल दिया सबमिट कर दिया, वो काउंट नहीं होगा, ठीक है, भले ही आपने टिक लगाया लेकिन रिव्यू के लिए डाल रखा है, सेव नेक्स्ट नहीं किया तो काउंट नहीं होगा, जब तक वो ग्रीन नहीं होगा तब तक काउंट नहीं होगा। तो देख लें एक बार कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं इस सेक्शन में, ठीक है। बाकी मेरे दोस्त जो आगे एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए ऑल द बेस्ट। कुछ अगर पोर्शन रहता हो, कुछ पूछना हो, कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू सो मच।